हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे अपने स्टूडेंट्स जो आईसीएस के हैं लगभग 2.5 घंटे से जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अभी भी वेट कर रहे थे। मैं देख रही हूँ बहुत स्पीड से मैसेजेस चल रहे हैं, हर किसी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आज मेरी क्लास सबसे लेट रही तो थक गए हो थोड़े से, जानती हूँ। एक अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगी, इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें कहानियों की तरह आज हम सीख लेंगे, ठीक है। ये जो क्लास में लेने जा रही हूँ ना, पहली बात तो ये कि यूट्यूब पे क्लास क्यों आ रही है। यूट्यूब पे क्लास आने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम लोगों ने आईसीएस में 1 हफ्ते का ब्रेक कर दिया। हमारी 200+ ब्रांचेस हैं देश के 10 अलग अलग राज्यों में, 11 राज्यों में। और कोरोना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आज कोई इंडिया में नहीं है जिसको कोरोना के बारे में ना पता हो। कोरोना बहुत तेज़ स्पीड से फैल सकने वाली बीमारी है। अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करें तो इसको काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। कोई दवाई नहीं है इससे लड़ने के लिए, सिर्फ इंसान थोड़ा दिमाग का यूज़ करे, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखे और अपने पुरानी कल्चरल वैल्यूज़ को अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ले आएँ तो बहुत हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। और फिलहाल की जो स्टेज है, जब आप देख रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ बिल्कुल हाथ बांधे खड़ी हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, चाइना का हाल आप देखिए, इटली देखिए, बाकी सबको देखें, तो उसके कंपैरिजन में विद गॉड्स ग्रेस इंडिया में हाल ठीक है और उतना पैनिक मचाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर हम आप लोग कोशिश करेंगे तो कोरोना से भारत काफ़ी हद तक बचा रहेगा। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि 100% इंडिया में इतनी बड़ी महामारी नहीं बनेगी। आईसीएस में हम लोगों को लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और एक एक कमरे में कई कई 100 बच्चे बैठे होते हैं। अगर एक को भी किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया तो बहुत तेज़ गति से फैल सकता है समाज के हर कोने में। इसलिए हमें ये अपने मॉरल जिम्मेदारी लगी कि कुछ दिन के लिए क्लासेस को डिले कर देते हैं। लेकिन फिर दिमाग में वही आया कि स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, इसलिए परिमल सर ने कहा कि यूट्यूब पे लाइव क्लासेस करते हैं। जितना बन पड़ेगा, कम से कम एक कनेक्टिविटी ना टूटे, स्टूडेंट्स और पढ़ाई के बीच में एक कनेक्शन जो है ना वो लगातार चलता रहे, इसके लिए क्लासेस लाइव की जा रही हैं। थोड़ा सा शेड्यूल में गड़बड़ इसलिए रहेगी क्योंकि उतनी लंबी क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं होता। मैं कैमरे के सामने देख के पढ़ा रही हूँ और एक स्टूडेंट्स को देख के पढ़ाना बहुत बहुत अंतर है। और वो आप लोग भी फील कर पा रहे होंगे कि ना ही जोक चल पाते हैं क्लास में और ना ही कोई इस तरह के एग्जाम्पल्स भी ना एक लिमिटेशन के अंडर टीचर दे पाता है। क्योंकि ये चीज़ें एक जो आई कांटेक्ट होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है ना टीचर के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, वो कभी भी यूट्यूब पे या कैमरे पे देख के नहीं आ सकता। अब मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो आई कांटेक्ट जो रोल प्ले करता है वो यूट्यूब या कैमरा या ये मैं थोड़ी सी ना ओल्ड फैशन टीचर हूँ। मैं अभी भी बिलीव करती हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने में जो मज़ा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाने में जो मज़ा है, वो इस पर मैं कहीं टाइप करा दूँ चीज़ें और वो बस खड़ी होकर बोलती रहूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा नज़रिया अच्छा है या किसी और का ख़राब है, ये नज़रिए की बात होती है। और मैं थोड़ी सी पुरानी हूँ टीचर्स के मामले में, मतलब मेरी सोच ऐसी है कि टीचर जब तक बोर्ड का यूज़ ना करे तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पर्सनली मुझे बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बोर्ड का यूज़ नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अपना एक नज़रिया है। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, जैसे ऐसे ही मेरी भी एक सोच है ये। तो इसलिए आपने देखा होगा मैं स्मार्ट बोर्ड पे भी ज़्यादातर रिटन वर्क के थ्रू पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो एक कनेक्टिविटी बनी रहे स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई से, इसके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ और आधुनिक भारत, हिस्ट्री का हम टॉपिक उठाएंगे। आधुनिक भारत, हिस्ट्री को मैं क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की ना ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरी 18-19 लेक्चर्स मैंने लास्ट ईयर डाले थे, जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई भी नया स्टूडेंट, मैं सिर्फ आईसीएस के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, कोई भी अननोन बच्चा जो हमारी ब्रांच में नहीं भी पढ़ता है, अगर वो भी उन 17-18 क्लासेस को पढ़ लेगा, सुन लेगा, तो मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि उसका एक बेस बन जाएगा। वो बेस बनाने के बाद पढ़ना उसको किताब से पढ़ेगा। मैं अपनी क्लास में भी हमेशा कहती हूँ कि विदाउट बुक्स कोई भी पास नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको नॉलेज नहीं आएगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, किताबें छाननी पड़ेंगी, प्रैक्टिस पेपर्स करने पड़ेंगे, टीचर्स की बातों को सुन के भी सेल्फ पे काम करना पड़ता है। ये मैंने भी किया है, जब मैं अपनी नौकरी के लिए तैयारी करती थी तो मुझे भी ये करना पड़ा था। मैं अगर कामयाब हुई थी तो उसका कारण था किताबों के साथ मेरा एक विशेष लगाव था, एक खास जुड़ाव था, और वो
विद गॉड्स ग्रेस अभी तक चल रहा है। आज भी मुझे किताबें उतनी ही प्यारी हैं जो आज से 20 साल पहले थी। तो किताबों के उस प्यार के कारण आज मैं आपके सामने हूँ। और जो जितनी चीज़ें मुझे आती हैं, मैं ये नहीं कहती मुझे सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, नहीं, ज्ञान का बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो मुझे आता है, उन सब का कारण है अलग अलग तरह की किताबें पढ़ना। और ये जिम्मेदारी हर एक की है जिसको अपना भविष्य अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, किताबों से होकर गुजरना पड़ेगा। एक बेहतर भविष्य का, एक बेहतर जीवन का रास्ता अच्छी किताबों से होकर गुजरता है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने भी कहीं पढ़ा था, आपको बता दिया। चलिए आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आधुनिक भारत का मतलब होता है वो भारत जिसको अगर मोटी मोटी मैं बात करूं तो 18वीं शताब्दी के आसपास जो चीज़ें हैं ना, मतलब 1700 के आसपास मान लीजिए, 1600 के बाद वाला, उन सबको हम आधुनिक में पढ़ते हैं। ये जो डिवीजन है ना, मध्यकाल और आधुनिक काल का कुछ हिस्सा कॉमन में पढ़ाया जाता है, उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज जो मेरा टारगेट है, भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई थी, यूरोपीय कंपनियां। इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करेंगे कि कैसे कैसे ये आई, कब कब बनी, कौन कौन सी कंपनी ने इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में किसका इम्पैक्ट कितना रहा। आज उसके बारे में एक छोटा सा एक लेक्चर है, एक ये मान लीजिए स्टार्टिंग है, फिर इसको डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कैसे कैसे वो आई, इंडिया की तरफ क्यों आई। पहले बात करते हैं कि इंडिया में क्यों आई ये कंपनीज, कहीं और क्यों नहीं गई। ये सिर्फ इंडिया में नहीं आई, ये पूरे एशिया की तरफ इन लोगों ने कोशिश की थी हाथ पैर मारने की। सिर्फ एशिया नहीं कहूँगी, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा टाइम आया था जब यूरोप के अलग अलग देशों ने, ये मान लीजिए यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और यूरोप के देशों की खासियत है कि ये तीन तरफ से बहुत सारे देश पानी से घिरे हैं, मतलब आसपास कोई ना कोई सागर टाइप है। अब इन देशों का एरिया ज़्यादा नहीं है, टेरिटरी छोटी है, लेकिन यहाँ सबसे पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों का इजाद हुआ। टेक्नोलॉजी का बहुत स्टार्टिंग में जो इनोवेशन हुआ ना, बहुत सारी चीज़ों का, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ। यहाँ पे एक ऐसा दौर आया जब हर तरफ नकारात्मकता छा गई, नेगेटिविटी फैल गई, और कहा जाने लगा कि पूरे विश्व में एक ऐसा दौर आया था कि हर तरफ लोग जो हैं, क्रिएटिविटी लगभग खत्म हो गई। फिर दोबारा से एक टाइम आया जब इंसान जागा, जिसको कहा जाता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जागना, इसी को रिनेंसा नाम भी दिया गया है, रिनेंसा। और रिनेंसा वो दौर था, पुनर्जागरण वो दौर था जब इंसान ने तरह तरह की यात्राएं करनी स्टार्ट की। वो जहाज़ों को लेकर, नाव को लेकर अलग अलग यात्राओं पे निकले। उन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया, बेहतरीन किताबें लिखी गई, साहित्य रचा गया, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई। यानी इंसान दोबारा से जब क्रिएटिविटी के रास्ते पे चला तो कहा गया कि इंसान दोबारा से जाग गया। किसी भी समाज के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उस समाज में क्रिएटिविटी हो, वहाँ के लोगों में इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिएटिविटी भी होगी, तो समाज 100% विकास के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस अकेला समाज का विकास नहीं कर सकता। तो पुनर्जागरण वो दौर था जब बेहतरीन राइटर्स दोबारा से लिखने लग गए, जब बेहतरीन कलाकार समाज में दोबारा पनपने लगे, लोगों ने यात्राएं की, नई नई जगह खोजने लगे, घूमने फिरने लगे, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हर किसी ने फील किया। इस पुनर्जागरण के ही दौर में नई नई मशीनें भी बनाई जाने लगी, और जब नई नई मशीनें बनी तो मशीनों का यूज करने लगी बड़ी बड़ी कंपनीज। अभी मैंने कहा यहाँ पे टेरिटरी कम थी, एरिया कम था, कंपनीज ने मशीनें लगा ली, मिलें लगा ली अलग अलग तरह की, लेकिन उन मशीनों में यूज होने वाला कच्चा माल इन लोगों के पास उतना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। तो अब इन लोगों को ग्रोथ करनी है, कंपनी बना ली गई है, फैक्ट्री खड़ी है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा माल नहीं है, तो इन लोगों को खोज करनी पड़ी। और ऐसी ही खोज करने के चक्कर में अलग अलग दिशाओं में कहीं कहीं से लोग यूरोप से बाहर की तरफ आने लगे। आप लोग वर्ल्ड के मैप से, उम्मीद है सब लोग परिचित होंगे, वर्ल्ड के मैप में देखिए, मैं एक रफ मैप बना रही हूँ। ज्योग्राफी में सर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत हल्का सा एक आइडिया देने के लिए, एक हमारा है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका, एक है आपका यूरोप, यहीं नीचे बहुत बड़ा, इनफैक्ट सेकंड बड़ा है आपका अफ्रीका, यहाँ पर है आपका एशिया जो सबसे बड़ा है एरिया में, और यहाँ नीचे की तरफ है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे की तरफ ड्रॉ करके दिखा दिया जाता है अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं, आप देख पा रहे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, और एक ये नीचे की तरफ अंटार्कटिका। थोड़ा सा और नीचे है, अब यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक आइडिया के लिए बना दिया। इसे आप कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है,
इसके ऊपर पड़ता है यूरोप, और ये है हमारा एशिया जहाँ हम लोग बैठे हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है, जो पूरे का पूरा बर्फीला है, श्वेत महाद्वीप है, साइंस को डिवोटेड है पूरे का पूरा, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट जाते हैं कोई रिसर्च वर्क करने। तो देखो धरती इस तरह से, ये देश, ये महाद्वीप इस तरह से हैं, साथ के साथ में इन्हीं में देश समाये हुए हैं। तो हुआ क्या, यूरोप से लोग यात्राएं करने निकल पड़े, और ज़्यादा यात्राओं करने, जो जैसे कोई यात्रा करने जाता है ना, बहुत खर्चा होता है, पैसा लगता है, और हर आदमी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दो देशों के राजाओं ने लोगों को मोटिवेट किया कि हम तुम्हें स्पॉन्सर करेंगे और तुम इस तरह से जाओ, नए नए मार्ग खोजो। इन दो देशों में मेनली नाम लिया जाता है स्पेन और पुर्तगाल का। यहाँ के राजाओं ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि नए नए रास्ते खोजो, नई नई जगहें खोजो। ऐसी ही जगहों में खोज करते करते एक आदमी इंडिया की खोज पर निकला, जो स्पेन के राजा ने जिसको स्पॉन्सर किया था, और उसको लगा कि इंडिया खोजने जा रहा हूँ, लेकिन धरती क्योंकि गोल है, वो घूमते घूमते पहुँच गया उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका को उसको लगा कि ये इंडिया खोज लिया। इसीलिए आज भी उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाके के लोग रेड इंडियन कहलाते हैं। आज अगर एग्जाम में आए रेड इंडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये इंडिया में नहीं मिलती, नाम है रेड इंडियन प्रजाति का, लेकिन ये मिलती है उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हुई स्पेन और पुर्तगाल की। ऐसे ही करते करते एक आदमी कभी यूरोप से ही आया था, और ये जो पानी देख रही है, जो बीच का हिस्सा खाली है ना, ये पूरा पानी है, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, जिसकी आकृति इंग्लिश के एस जैसी है। देखो अगर एस ऐसे बनता है, एस जैसी, इसी में टाइटैनिक शिप डूबा था, और इसको अंध महासागर भी कहते हैं। इसी में वो बरमूडा त्रिभुज है, जहाँ पे कि आपको पता भी होगा कि जितनी भी शिप्स गई या एरोप्लेन्स गए उसके ऊपर से वो सब गायब हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के भी कितने सारे फाइटर प्लेन्स गायब हुए थे इसी इलाके में, मियामी आइलैंड के आसपास पड़ता है ये। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ से देखो एक आदमी ऐसे घूमते 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 पानी, अटलांटिक महासागर क्रॉस करते 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 दक्षिण अफ्रीका तक आया। इस आदमी का नाम था बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ये पहला आदमी है जो दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल टिप तक, लास्ट पॉइंट तक गया था, और इस जगह का नाम है आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप इसको कहा जाता है। इसी को हिंदी में हम कहते हैं आशा अंतरीप। ये आदमी इससे आगे नहीं आया, यहाँ पहुँच के ये वापसी का रास्ता पकड़ गया, इसको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला। इसके लंबे टाइम बाद एक दूसरा आदमी वहाँ से चला, और वो ये क्रॉस करते 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 अब बार्थोलोमो डियाज के रास्ते पे होते हुए आगे की तरफ आया, और जब वो आगे आया तो उसको एशिया में भारत का रास्ता दिख गया, और एक गुजराती आदमी ने उसकी मदद की इंडिया तक पहुंचने में। ये इंडिया तक आने वाला आदमी कौन था, आप सब लोग जानते हैं, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वो आदमी है जिसने इंडिया आने का एक ऐसा रूट खोज लिया जो अब से पहले किसी को नहीं पता था। बहुत सारी किताबें कहती हैं कि वास्को डी गामा ने भारत खोजा। ये भाषा गलत है, क्योंकि भारत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि खोज ली गई थी। भारत तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, और आज से नहीं, भारत की प्राचीन सभ्यता हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हड़प्पा आज से लगभग 5000 साल पुरानी बात है, क्योंकि 2350 से 1750 तो सबसे मान्य काल है हड़प्पा का, ईसा पूर्व में। तो आप इमेजिन कीजिए कि 5000 साल पहले जहाँ की सभ्यता विदेशी व्यापार करती थी, उसको कोई कैसे खोज सकता है। हम तो ऑलरेडी थे, हमारे यहाँ आने का एक रास्ता खोजा एक आदमी ने जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो क्या इससे पहले हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया? बहुत आए, बहुत लोग। हमारी हड़प्पा के टाइम की बहुत सारी मोहरें इन इलाकों में मिली थी यहाँ, इसका मतलब व्यापार तो पहले भी था। एक रूट मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक आइडिया, क्योंकि जब तक हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तब तक फैक्ट भी याद नहीं होंगे। हिस्ट्री को रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, इसको बाय हार्ट पढ़िए, मन से पढ़िए, और इसको ये सोचिए कि लाइफ कैसे कैसे बदलाव दिखाती है, तो ये बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कहानी की तरह समझना। हम यहाँ मान लेते हैं अफ्रीका, ये मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है। इसके ऊपर है एक छोटा यूरोप, ये पानी का हिस्सा है बीच में, जिसको आप कहते हैं भूमध्य सागर। इंग्लिश में इसी का नाम है मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब ये जो भूमध्य सागर पतला सा है, मैंने थोड़ा बड़ा भारी बना दिया, पतला सा है भूमध्य सागर। इसके यहाँ पर ये एक पतली सी पट्टी है यहाँ भी पानी की, जिसको हम कहते हैं रेड सी, लाल सागर हिंदी में, रेड सी। ये भी पूरा पानी है यहाँ, ये पानी का हिस्सा है, ठीक है, लाल सागर। ये भूमध्य सागर भी पानी है पूरा। यहाँ पे इन दोनों पानी के बीच में एक लैंड एरिया है,
मतलब ज़मीनी हिस्सा है, और ये ज़मीनी हिस्सा ऐसे, फिर ये पूरा ऐसे की तरफ निकल के फिर ये इंडिया तक पहुंच गया। लीजिए यहीं पे इंडिया भी टच कर देते हैं, तो ये जो हिस्सा मैं बनाया है इसको मैं बना देती हूँ। ये मान लीजिए यहाँ से है, ठीक है। कुछ कुछ इस तरह से आइडिया लगा लीजिए, ऐसा सा पानी के साथ टच करता हुआ। ये यहाँ से जैसा ये होता है ना अपनी खाड़ी, इस तरह से खाड़ी आप समझते होंगे, जब लैंड एरिया में अंदर तक पानी चला जाए तो उसे खाड़ी कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, ये पूरे का पूरा यहाँ से फिर ये पूरा लैंड एरिया है, पूरा फिर हमारा एशिया वाला कवर करेगा, ठीक है। ये हिस्सा है ज़मीन का, यहाँ ये पानी का हिस्सा है। एक पानी का हिस्सा है इसी के पास, जो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ, बाकी ये पूरा लैंड एरिया है। फिर यहाँ नीचे की तरफ पानी स्टार्ट होता है। अब पहले कैसे व्यापार करते थे, ये वाला मान लेते हैं जो यहाँ से नीचे की तरफ है, इसको आप कहते थे फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी बहुत बार आपने हिस्ट्री में सुना होगा, फारस की खाड़ी से व्यापार करने के लिए आते थे। और यहाँ जो इलाका था ये वाला, ये इसके पास बिल्कुल साथ में लगता हुआ दो इलाके हो गए ये ना। हम मेनली बात करेंगे इसकी और इसकी, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो सीधा लैंड एरिया से भी कनेक्टेड था। ये जो लाल सागर वाला पानी का हिस्सा था, इस रूट पर आने के लिए यूरोपियंस को क्या करना पड़ता था। मान लीजिए यहाँ से सामान उन्होंने किसी जहाज़ में चढ़ा दिया, जहाज़ चल के मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते करते आया, यहाँ आ गया, ये लैंड एरिया है, यहाँ तक आया, यहाँ पे जहाज़ से सामान उतारा जाएगा, ट्रक या जो उस टाइम साधन रहे होंगे उसमें उसको लाद के फिर आधा रास्ता ये लैंड एरिया कवर करेगा, जो भी साधन था, फिर दोबारा पानी में लाएंगे, फिर पानी में से लेके जाएंगे और फिर इंडिया तक पहुंचाएंगे। यानी सोचो, पहले सामान को लाके पानी में जहाज़ में चढ़ाया, काफ़ी देर तक उसमें चला, फिर उसके बाद कई दिन या महीने ट्रेवल करके फिर उसको फिर लैंड एरिया पर लाए, फिर उसको बैलगाड़ी या जो भी उनके पास साधन थे उसमें उन्होंने उसको भरा, फिर वहाँ से आधा रास्ता क्रॉस फिर पानी में गए। मतलब कितना ज़्यादा परेशानी करने वाला काम था, कितना सामान बर्बाद होता होगा, टूटता होगा, कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। अच्छा, ये भी चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, सदियों चला ये। फिर क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा था ना, लाल सागर वाला जो ये पानी का हिस्सा था, इस पर वेनिस के व्यापारियों ने अपना एकाधिकार कर लिया। वेनिस आप जानते होंगे एक शहर है, इटली में पड़ता है। यहाँ के व्यापारियों ने अपना एकाधिकार के भाई हमारी प्रॉपर्टी है और हम यहाँ पहले हकदार हैं व्यापार करने के। सेम ऐसा हुआ इस वाली संधि के पास भी, फारस की खाड़ी के पास भी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ के इलाके पर पुर्तगाली और तुर्की, इन लोगों ने, पुर्तगाली नहीं तुर्की लोगों ने, जो तुर्की थे, इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। अरबी और तुर्की ने, अरबी और तुर्की दोनों वो हैं जो इस्लाम धर्म को, आगे हम पढ़ेंगे कभी मिडिएवल इंडिया जब स्टार्ट करेंगे ना मध्यकालीन, तो उसमें आएगा। इन लोगों ने एक हिस्से पे कब्जा जमा लिया जो पैरेलल में चल सकता था। तो एक हिस्सा वेनिस वालों के हाथ में आ गया, एक अरबी और तुर्की वालों के, तो फंस गए बाकी देश। तो बाकी देश जब फंस गए, जैसे इसमें स्पेन आ गया, पुर्तगाल आ गया, अब उन्हें लगा यार हम कैसे व्यापार करें, तो उन लोगों ने पैसा लगाया कि जाओ यात्राएं करो, नया रूट खोजो। और उसी रूट को खोजने के चक्कर में 1492 में कोलंबस पहुंच गए अमेरिका। हमारे से कुछ साल पहले ही अमेरिका का रास्ता उन्होंने खोज लिया था 1492 में। और फिर घूमते घूमते बार्थोलोमेव डियाज तो इंडिया में नहीं पहुंचा, आशांतरीप से वापस चला गया, लेकिन 1498 में आप सभी नाम जानते हैं उनका, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये वो आदमी हैं जिसने हमारे यहाँ आने का सी रूट खोज लिया। अब ना तो वेनिस के व्यापारियों के सामने हमें क्या, यूरोपियों को ये मांगने की ज़रूरत कि हमें व्यापार करने दो, ना ही फारस की खाड़ी से आने की ज़रूरत। वो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाने को तैयार हैं, लेकिन वो अटलांटिक महासागर का रूट पकड़ेंगे और सीधे यूरोप से एक बार जहाज़ लदेगा पानी का और उसके बाद सीधे आके उतरेगा इंडिया। तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ लॉन्ग रन में। और यही कारण है कि व्यापार लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जैसे ही इंडिया आने का रास्ता खोज लिया था पुर्तगालियों ने, 1498 में जो आदमी पहुंचा है वास्को डी गामा, ये
इंडिया के कालीकट तट पर पहुंचा। कालीकट पड़ता है हमारे केरल में। कितने एक्टिव हैं देखो, 1498 में रास्ता खोज रहे हैं और महज 5 साल बाद 1503 में ये व्यापार करने के लिए अपने देश में एक कंपनी का निर्माण कर देंगे कि हम इंडिया के साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया था। इनको खैर सोने से स्टार्टिंग में मतलब नहीं था, आने का मेन कारण था कालीकट केरल जो मसालों की नगरी है, यहाँ मसाले भर के ले गया था। जिस साधन से आया था वास्को डी गामा, जो खर्च हुआ था, क्योंकि यात्राओं पे खर्च होता है, कहते हैं जब वो मसाले लेके यहाँ से वापस गया 1498 में, तो उसने जब वो मसाले बेच के पैसा कमाया ना, उस एक यात्रा में जितना खर्च हुआ था उससे 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया। सिर्फ एक विजिट पर 60 टाइम्स ज्यादा पैसा। तो ये चीज़ तो बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए देखो कुछ सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर कंपनी बन गई। 2 बार इन 5 सालों में खुद ये आए और एक बार एक दल भी आया था। और 1503 में एक कंपनी उस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी है, जिसने कि काम करना स्टार्ट कर दिया। जब ये स्टार्टिंग में इंडिया आए ना, 1500 के आसपास, इमेजिन कर लीजिए, अगर 3 नहीं याद रहता कोई बात नहीं, 1500 के आसपास उस टाइम इंडिया को अगर हम देखें हिस्ट्री में, तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत का पतन का दौर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं बचा है। लोधी वंश के आसपास का टाइम है, क्योंकि 1526 में तो फिर पानीपत की पहली लड़ाई हो जाएगी। तो आप ये लगा लीजिए कि दिल्ली सल्तनत खात्मे की तरफ है, कोई बहुत ताकतवर राजा नहीं है, और इन लोगों का आना पानी की तरफ हुआ, और दिल्ली सल्तनत वाले राजा पानी की तरफ एक्टिव नहीं थे। आप ये जानते होंगे कि भारत में इनफैक्ट मुगलों ने भी पानी पे ज़्यादा कभी कोशिश की ही नहीं। हमने बहुत रेयर पढ़ा है कि मुगलों ने कभी नौसेना पे काम किया हो। छोटा मोटा काम किया था साउथ इंडिया में चोल चेर पांडे टाइप के छोटे छोटे राजाओं ने, अदरवाइज बड़ा काम नौसेना का नहीं था। तो देखो क्या हुआ, अब ये आदमी यहाँ पे आया, कौन से देश का है ये? पुर्तगाल का। कंपनी बन गई पुर्तगाल की, मुस्तादो द इंडिया, 1503 में। पुर्तगालियों ने आके सबसे पहले, ये जब वो आदमी आया था तो वो पहुंचा था कालीकट के तट पर, लेकिन इन लोगों ने जो अपनी कोठी बनाई ना व्यापार करने की, वो कालीकट में नहीं बनाई केरल में ही, लेकिन जगह का नाम है कोचीन। तो अगर एग्जाम में आए कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, तो कालीकट के तट पर, और अगर कहें कि पहली व्यापारी कोठी कहाँ बनाई, तो ये बनाई कोचीन में। फिर धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपने पैर जमाने स्टार्ट किए, और मैं 3 नाम लिखने जा रही हूँ, 3 बहुत खास आदमी। पहला आदमी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहला आदमी है। इनके बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कंपनी बनी, 2 साल बाद ये आ गया भाई, ये यहाँ के हेड बन के आ गए और काम संभालने लगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिमाग दौड़ाया और इन्होंने कहा यहाँ की टेरिटरी पे अपना कब्जा जमाने से ज़्यादा ज़रूरी है इस रास्ते को ब्लॉक कर दो किसी और के आने के लिए। मतलब इस पे इतना अधिकार जमा लो कि हमसे बिना पूछे ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। तो ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है ना, इन्होंने एक खास नीति का यूज़ किया जिसको हिस्ट्री में कहा जाता है शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये हिस्ट्री में कभी कभी पूछी जाती है कि किसकी है ये ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये पहले पुर्तगाली जो गवर्नर थे कंपनी के, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनकी पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है हल्का सा बता देती हूँ। इसका ये मतलब था कि अब ये जो नीचे वाला पानी का हिस्सा है जिसको आप हिंद महासागर कहते हैं, इन पे इन्हीं लोगों का अधिकार रहे, और इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि इसमें अगर कोई और देश आए इस एरिया में तो वो इनकी परमिशन से व्यापार करने आए, मतलब इनका दबदबा रहे। तो शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी पर ध्यान देने वाला पुर्तगाली कौन सा गवर्नर था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत चालाकी से काम किया। अगर ये आते ही यहाँ कोशिश करते ना, तो ये मान लो इनके पीछे पीछे और लोग भी आ जाते। ये जो लगभग 100 साल टिक पाए हैं, 70-80 बढ़िया साल, इसका कारण था इस पानी के एरिया में इनकी धाक जमी हुई थी, और कोई भी बाहर से आदमी अगर आएगा कोई भी शिप लेके, तो उसको पता है कि मुझे सीधे किसका सामना करना पड़ेगा? पुर्तगालियों का। तो पहले आदमी ने अपने पैर जमाने की कोशिश करने में पहले बाहर की टेरिटरी को अपने लिए सेफ बनाया। कौन था वो आदमी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक आदमी आया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को बहुत सारे लोग कहते हैं, मानते हैं, जो ठीक भी है, कि ये पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक है। ये वो आदमी है जिसने पैरों को जमा दिया, कंपनी के पैरों को। पहले वाले ने क्या किया? बाहर की टेरिटरी को सेफ हैंड रखा। अब इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, और इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई अब कि इस आदमी ने, अल्बुकर्क ने, उस टाइम पे ना धीरे धीरे करके हमारा दिल्ली सल्तनत का पतन होने लग गया था, और धीरे धीरे साउथ के बहुत सारे इलाके दिल्ली सल्तनत के पुराने जो सुल्तानों के हाथ में थे वो आज़ाद हो चुके थे, जिनमें बहमनी, विजयनगर, फिर उनका भी बिखराव
हुआ, बीदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, सुने भी होंगे आप लोगों ने। यानी अब कमजोर टाइप के राजा यहाँ पर हैं। तो इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क ने, इन्होंने एक आदिल शाही थे उनसे एक हिस्सा छीन लिया, यहाँ वाला जिसको आज आप गोवा कहते हैं। तो देखो हमारे देश में घुस के हमारे इंडियन राजाओं से हिस्सा छीन लिया। एक कंपनी जो कुछ साल पहले आई है उसकी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई क्योंकि वहां पे साउथ में कोई ताकतवर राजा नहीं बचा था। तो इन लोगों ने गोवा छीन लिया। किसने छीना? अल्बुकर्क ने। यानी एक टेरिटरी का मालिक बन गया। पिछले वाले ने पानी पे अपनी धाक जमाई, इसने एरिया छीना। गोवा को राजधानी नहीं बनाया लेकिन गोवा इनकी प्रॉपर्टी में आ गया। अब धीरे धीरे करके इनके दिमाग में आया अल्बुकर्क में कि जैसे इंडिया में पुराने राजा थे ना, वो अपनी एरिया को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाते थे। तो अब इनका तो विवाह कोई करेगा नहीं भाई, विदेशी है तो कौन विवाह करेगा, पुर्तगाली से कौन विवाह करेगा, इंडियन तो कोई भी नहीं। तो इन्होंने अपना दिमाग यूज किया और बहुत एक ऐसा विजन इन्होंने ये इमेजिन किया कि क्यों ना हम अपने एरिया में, जो हमारा एरिया है, यहाँ जिस भी महिला के हस्बैंड की डेथ होती है तो सती प्रथा का प्रचलन था। तो इन्होंने कहा अपने एरिया में सती प्रथा को बंद करवा देते हैं, बैन करवा देते हैं। तो सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई। अब ध्यान से इस बात को समझो, ये सती प्रथा हमारे फायदे के लिए बंद नहीं करवाई गई है। ये सती प्रथा इसलिए बंद करवाई गई है क्योंकि उन महिलाओं से जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाएंगे, कोई इंडियन तो शादी नहीं करेगा। विधवा पुनर्विवाह तो बहुत लेटेस्ट स्टेज की बात है ना। तो उन महिलाओं को अगर सती नहीं होने दिया जाएगा तो फाइनली उनके खाने कमाने का कोई जरिया नहीं रहेगा, और जब जरिया नहीं रहेगा तो फिर पुर्तगाली लोग उनसे शादी कर लेंगे, जिससे पुर्तगालियों की आबादी इंडिया में बढ़ेगी। और लॉन्ग रन में अगर पुर्तगालियों की आबादी होगी तो उनका किसी भी एरिया पे कब्जा करना बेहद आसान रहेगा। और इसका एग्जाम्पल गोवा आपके सामने है। गोवा इंडिया के पास आया है 1961 में। गोवा एक ऐसा इलाका है इंडिया का जो आज़ादी के कितने लंबे टाइम तक भी हमारा नहीं था, और गोवा में जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। 1961 में भी आप ये देखो कि सरकार ने, भारत सरकार, तब तक तो स्टेबल हो गया था भारत, आज़ादी के कई साल बीत गए थे, हम लोगों को लड़के उनसे छीनना पड़ा गोवा। और उन लोगों की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुट्ठी भर पुर्तगाली, कहाँ पुर्तगाल पड़ता है आप देखो यूरोप में, वो दावा कर रहे थे कि भारत हमारा, गोवा हमारा अभिन्न हिस्सा है पुर्तगाल का और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पुर्तगाल की उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई, हमने फौज भेजी, मारकाट हुई, लोग मरे, तब कहीं जाके वो हिस्सा हमें मिला। तो कितनी अजीब बात है कि इतनी दूर से बैठे हुए लोग भी कैसे टेरिटरी पे अपना कब्जा जमाए बैठे थे। ये कहीं ना कहीं अल्बुकर्क के कारण था, क्योंकि इनकी आबादी बढ़ गई थी। सती प्रथा को बैन करवाना इनके अपने फेवर में था। ठीक है, तो देखो इन्होंने दो बड़े काम किए। एक तो इन्होंने गोवा जीत लिया और दूसरा इन्होंने गोवा में क्या करा दिया, सती प्रथा को बैन करवा दिया। अल्बुकर्क के टाइम में इनकी टेरिटरी बढ़ती चली गई और अल्बुकर्क टिक भी ठीक ठाक टाइम पे गए, तो इसलिए इनका एक दबदबा फैल गया आसपास के इलाके में कि भाई ये विदेशी हैं और इस तरह से इनका जो है जिस जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ से इंडियंस अपने आप हटते जा रहे हैं। फिर तीसरा एक आदमी आता है जिसका नाम है नूना डी कून्हा थर्ड। कहीं कहीं नूनहा भी लिखा है, नूना डी कून्हा, ये आदमी आता है। ये और ज़्यादा टेरिटरी को बढ़ा लेते हैं और नूना डी कून्हा वो आदमी है जिन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। 1530 की बात है ये, 1529 में ये आए थे और 1530 में इन्होंने गोवा को राजधानी बना लिया। इन्होंने इंडिया के राजाओं से एरिया छीन लिए, दमन और दीव। दीव इन्होंने 1535 में छीना था और इसके 24 साल बाद यानी 1559 में दमन भी इनके पास था। तो अब देखो तीन हिस्से इनके पास हैं। गोवा पहले छीन लिया था अल्बुकर्क ने, अब दमन और दीव पर कब्जा जमा लिया नूना डी कून्हा ने। आज भी दीव में, जो दीव है ना, दीव अगर आप जानते हो, दमन और दीव जो है गुजरात के इलाके में पड़ते हैं, यूटी में आते हैं, वैसे वो अलग से उनका प्रशासन है। तो दमन और दीव जो हैं ये बिल्कुल पानी से सटे हुए हैं और दोनों के बीच में आवाजाही के लिए पानी का ही यूज़ करते हैं। दमन और दीव में से दीव पहले कब्जे में आया, उसके 24 साल बाद इन्होंने दमन पे अपना कब्जा किया। आज भी दीव में एक बहुत बड़ा किला है, बिल्कुल पानी से टच करते हुए ऐसे किला है, और किले, बहुत सुंदर किला बनाया हुआ है, मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया है। और किले में जाते हैं ना तो आभास होता है कि सच में कितना ज्यादा इन लोगों ने उस टाइम पे अपना कब्जा जमाया। इतनी भारी भरकम किले की दीवारें हैं, पानी टच होता है किले की दीवार पर। कितने साल बीत गए, अब देखो 1500 में, और आज हम खड़े हैं 2020 में। 2019 में मैंने देखा इसको लास्ट में, इतनी मजबूत दीवारें थी, पानी लगातार कई 100 सालों से टच हो रहा है, तब भी किला एज इट इज है। और किले के ऊपर जब हम लोग गए तो हर डायरेक्शन में कई कई तोप रखी हुई थी, मतलब किला पानी के बिल्कुल टच है। और वो तोप रखी इसलिए गई होंगी कि अगर कोई भी आएगा
पानी का ही सहारा लेके लोग आते जाते सब, तो उसके ऊपर अटैक करना आसान होगा, इन तक वो पहुंच नहीं पाएगा। आज भी वो तोप एज इट इज़ हैं, वो काम नहीं करती अलग बात है, लेकिन पूरे किले पे काफ़ी सारी तोप आज भी एज इट इज़ उस कंडीशन में खड़ी हुई हैं। तो ये धीरे धीरे देखो कैसे इंडिया पे छाते जा रहे हैं। 3 आदमियों ने मेन काम किया है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, अल्बुकर्क ने और नूना डी कून्हा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सीधे काम नहीं किया, उसने पहले शांत जल की नीति, पानी पे कब्जा किया ताकि हिंद महासागर के स्वामी बन जाएं, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अल्बुकर्क ने क्या किया, आबादी कैसे बढ़ेगी, तो सती प्रथा को बैन कर दो ताकि वो औरतें, उनके पास ऑप्शन ना बचे, इन्हीं से शादी करें, इनकी आबादी बढ़े, आबादी बढ़ेगी तो ये राइट्स की डिमांड कर पाएंगे। उन्होंने गोवा छीन लिया आदिल शाही से। और तीसरा जो आदमी है नूना डी कून्हा, इसने दमन और दीव। ऐसा करते 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 ये एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते चले गए और पुर्तगालियों ने लगभग लगभग इंडिया के इस पूरे हिस्से पर इनकी अलग अलग टेरिटरी बन गई। और सिर्फ इस पर नहीं, ये साउथ की तरफ भी जाने की कोशिश में आगे बढ़ते चले गए। फिर इनकी टक्कर होती है, एक दूसरी ताकत उभरने लग गई थी इनके कुछ टाइम के बीतने के बाद ही, जिनका नाम था डच। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, PDEDF। ये 5 ताकत हैं, 5 विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया में आई हैं। कितना टाइम हो गया क्लास को? हो गया हाफ एन आवर, ठीक है। चलो आज एक बहुत छोटा सा डी वाला और कराती हूँ, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बहुत लंबी क्लास को पढ़ने में ना दिक्कत रहती है, वैसे भी यूट्यूब बहुत लंबा नहीं देखना चाहिए, आंखें भी खराब होती हैं। अगर आप 2-3 घंटे से जुड़े हुए हैं तो बहुत लंबी क्लासेस हो गई हैं। चलिए डी की बात कर लेते हैं। डी का मतलब यहाँ पर है डच। डच वो लोग हैं जो नीदरलैंड, जिसको आप हॉलैंड कहते थे ना पहले, हॉलैंड, वही नीदरलैंड था। और वहाँ के निवासी डच, जैसे हम इंडियंस हैं ऐसे वो लोग डच कहलाते हैं, DUTCH। तो जो लोग डच थे, इन लोगों की कंपनी बनी है। ये डच ना पहले स्पेन के अंडर थे, इनके गुलाम थे। तो गुलाम जब आज़ाद होगा तो तुरंत से वो कोशिश करेगा मेरा विकास कैसे हो, और एक ही रास्ता दिखता था, इंडिया चले जाओ, व्यापार कर लो। इंडिया के आसपास इंडोनेशिया तक पूरा खुला एरिया है, खूब यहाँ सोना मिलेगा, खूब यहाँ सूती वस्त्र का मतलब कॉटन का बहुत बड़ा कामकाज है, यहाँ हर चीज़ बहुतायत में है। तो इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ा और डच लोगों ने अपने यहाँ इंडिया में जो लोग आए हैं, PDEDF, ये इंडिया में आने वाले लोग हैं। कंपनी बनी है आगे पीछे, मैं कल बता दूंगी। डच लोग जो इंडिया में आते हैं, ये आएंगे तो फिर सीधे टक्कर किससे होगी, जो पहले से बैठे हुए हैं, यानी पुर्तगालियों से। और डच धीरे धीरे करके पुर्तगालियों पे हावी साबित होने लग गए और पुर्तगालियों से चीज़ें छीनने लग गए। इन्होंने एक एक करके इनकी टेरिटरी पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस अटैक में एक लंबा दौर जब बीत गया तो इस पूरे मालाबार तट पर, केरल के आसपास का तट मालाबार कहलाता है ना, इस पर अधिकार जमा लिया डच ने। यानी ये किसको पीछे करते जा रहे हैं? पुर्तगालियों को। अब देखना डच लोगों की हिम्मत, ये डच वाले श्रीलंका को भी अपने अंडर ले लेते हैं और यहाँ पे मलक्का की संधि से लेके और यहाँ हरमुज वाला जो हिस्सा पहले पुर्तगालियों ने लिया था, उस पे भी अपनी टेरिटरी जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये मानो कि पुर्तगालियों की बनी बनाई प्रॉपर्टी पर कौन अटैक करने आ गए हैं? डच। पुर्तगाली समझदार हैं, धीरे धीरे करके वो सिमटते चले जाएंगे और डच को टक्कर देने फिर आ जाएंगे इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फाइनली इंडिया पे राज करेगी, BEIC। पुर्तगाली समझदार कैसे बोला मैंने? क्योंकि पुर्तगालियों पे जब डच हावी होने लगे तो डच लोगों को कैसे अपना हिस्सा छीनने से रोकें, तो पुर्तगालियों ने एक चाल चली, या कह लो समझदारी दिखाई। ये सारा हिस्सा जब इन्होंने छीन लिया ना, बम्बई इनके पास था, तो इन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई। पुर्तगाल की लड़की थी, राजकुमारी थी कैथरीन, जिसकी शादी इन्होंने ब्रिटेन के राजकुमार से कर दी। पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हो रही है, तो पुर्तगाल ब्रिटेन को कहता है कि हम आपको दहेज में इंडिया में बम्बई हमारा एक टेरिटरी है वो दे देते हैं। अब देखो आप, कितनी अजीब, कितनी हंसी की बात है ये, हमारे लिए शर्म की बात है। 2 देश जो यूरोप में बैठे हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह हो रहा है और दहेज में इंडिया का हिस्सा दिया जा रहा है। क्या लॉजिक है ये? मतलब इससे दिखता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी कि हमारा बम्बई दहेज में दिया जा रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते। बम्बई दहेज में किसने दे दिया? पुर्तगाल ने। किसको दे दिया? ब्रिटेन के महाराजा को, क्योंकि इन्हीं के पोते की शादी हुई थी। तो अब ब्रिटेन का राजा यहाँ क्या करने आएगा? उसको क्या मतलब? उसने कंपनी को कहा कि तुम पट्टे पे ले लो, तुम किराए पे ले लो, 10 पाउंड दे देना 1 साल के। तो कंपनी को किराए पे एक जगह मिल गई जिसपे पहले किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। अब कंपनी आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली, तो जो डच है ना, डच, ये अपने आप साइड हो जाएगा,
क्योंकि डच को दिखता है कि मुझसे ज़्यादा हावी पड़ेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगालियों ने कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए बम्बई को दहेज में दे दिया। लेकिन पुर्तगाली गायब नहीं हुए, 3 हिस्से पुर्तगालियों के पास अभी भी थे। गोवा इनके पास था, दमन और दीव भी इनके पास था। इनकी बाकी टेरिटरी किसके हिस्से में चली गई थी? डच लोगों के पास। अब ये डच जो है ना, ये इंडिया पे धीरे 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 छाने लग गए, लेकिन फाइनली इनको यहाँ से भगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों भागे वो भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि डच कमज़ोर थे, डच भी बहुत ताकतवर थे, समझदार थे, लेकिन इन लोगों ने ना इंडिया में इंटरेस्ट उतना नहीं लिया जितना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लॉजिक, डच जो कंपनी थी ना, ये सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली क्या थी? प्राइवेट। आप आज अपने अपने देश की हालत देखो, प्राइवेट सेक्टर लोगों से काम निकलवाता है तब पैसे देता है, और जितना काम लेगा ना उसका 1/3 भी पैसा नहीं देगा सैलरी में। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, हर कोई सोचता है बस एक बार लग जाए गवर्नमेंट नौकरी फिर मुझे कुछ नहीं करना। ये हम सब इंडियंस के मन में बैठा हुआ है, तब भी ऐसा ही रहा होगा। प्राइवेट सेक्टर ने कोशिश की होगी ज़्यादा, गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया, या कह लो कि परमिशन मिलना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि बहुत स्टेजेस में परमिशन मिलती है, पहला कारण। दूसरा कारण, जो ये डच लोग थे ना, इन लोगों का इंटरेस्ट इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया में था, और ये लोग वहाँ के व्यापार पे, क्योंकि वहाँ मसालों का बहुत बड़ा कामकाज था। जैसे हम अपना यहाँ केरला मानते हैं ना, ऐसे वहाँ मसाले बहुतायत में थे, बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों का मसालों में जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो बजाय इंडिया के इंडोनेशिया में था। इंडिया से इन्होंने सूती कपड़े का व्यापार को इंपॉर्टेंस दी थी, तो इनको लगा यार यहाँ क्यों लड़ने की ज़रूरत है, वो अकेला पड़ा इंडोनेशिया, वहीं ना अपना काम संभालेंगे। एक तो इनका इंटरेस्ट हमारे देश में वैसे ही कम था, भाई मसाले इनको बाहर से मिल रहे थे, ऊपर से ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट सेक्टर की। तो इसीलिए धीरे धीरे करके डच वालों ने अपना ध्यान हटाना शुरू कर दिया, और फाइनली जाके इंडिया पे जो बड़ी कंपनी राज कर पाई वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज हमने 2 के बारे में जान लिया, पुर्तगाल और डच के बारे में, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस है PDEDF। कल हम 3 और के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज क्लासेस काफ़ी लंबी हो गई, 6 बजे से 9 बज गए हैं, 3 घंटे आप लोग पढ़ लिए। यूट्यूब पे इतना पढ़ लेना भी बहुत है, क्योंकि लगातार आप अगर फ़ोन की स्क्रीन को 3 घंटे देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। और चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान सभी लोग रखें, अवॉइड करें किसी भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे जाना कि बहुत ज़रूरी ना हो, तो बचें किसी भी मार्केट में जाने से, या रेलवे स्टेशन पे जाने से, या बस स्टैंड, या ट्रेवलिंग से बचें। और जहाँ कहीं भी गैदरिंग हो, अगर ना ही जाना हो तो बेहतर है। कोई बहुत ही अर्जेंट है कि भाई जाना ही पड़ेगा तो वहाँ जाएं, और तब भी थोड़ा सा ध्यान रहें, कॉन्शियस रहें, क्योंकि इस बीमारी का कोई उपचार तो है नहीं, इसमें सिर्फ अपना ध्यान रखना ही हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी इम्यूनिटी को अगर हम ठीक रख सकते हैं, फल खूब खाइए, पानी खूब पीजिए, और अपने आप को जैसे थोड़ा सा बॉडी को अगर आप मेंटेन रखेंगे ना, तो ये वायरस अगर आएगा भी तो ये अटैकिंग मोड में हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। और इस टाइम पे तो यही कह सकते हैं कि भाई जितना हो सके अपना बचाव रखो, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखो, और आसपास के लोगों को भी जागरूक करो। ज़्यादा भरी हुई जगह पे जाने से जितना हो सके उतना बचो, ठीक है। जब तक ये ठीक ठाक चीज़ें नहीं होती हैं 5-7 दिन, तब तक क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, और उसके बाद फिर क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।